दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन मेरे भाई क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। आज की ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखो भाई, ये अगर आप इसे आराम से समझोगे तो बहुत ही आसान डेरिवेशन और मोस्ट वांटेड लॉन्ग में बनेगा मेरे भाई। ये देखो कैसे। सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भाई वितरण होता है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लिया कोई गैस है, अब उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही आसान लॉ है, जरा ध्यान से समझो, बहुत आसान रखने की कोशिश करेंगे। देखो हमने यहां लिखा हुआ है कि भाई एक टर्म लिखा हुआ है ई की पावर माइनस का EI अपॉन KT। ठीक, एक टर्म लिखा हुआ, ध्यान से सुनना। और n मतलब क्या है, n माने है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n माने क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो इतना पवारा लिखा हुआ उसे हटाओ 2 मिनट के लिए, सरल भाषा में समझो कि जो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यानी अणुओं की संख्या है, वो E की पावर माइनस का EI अपॉन KT के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर ये क्या बला का नाम है। तो भैया E माने क्या है, एनर्जी है। K माने क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। T माने क्या है भाई, टेम्परेचर है। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एक टर्म पर निर्भर करेंगे और वो टर्म क्या होगा, ये होगा भाई। ठीक, तो ये इनका नियम है। इनका नियम क्या है, एक बार पढ़ भी दे रहा भाई। यदि एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पर, यानी कोई टेम्परेचर T है पर कोई सिस्टम होगा मेरे भाई, वो गैसीय सिस्टम हो सकता है जो भी है, किसी हीट सोर्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सर जी ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थर्म का मतलब हीट भाई, ऊष्मा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, साम्यावस्था। यानी अगर कोई सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ में मेरे भाई, किसी हीट सोर्स के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में, तब एनर्जी EI वाली किसी सेल के मॉलिक्यूल्स का नंबर, यानी कोई कोष्टिका है जिसमें कितनी एनर्जी है भाई, EI है, उसमें मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है भाई, NI है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस पर निर्भर करेंगे, E की पावर माइनस का EI अपॉन KT पर डिपेंड करेंगे। ठीक भाई, तो आपने क्या समझा, क्या नियम है पहले तो ये बताओ। प्रूफ तो अभी से करा ही देंगे। बताओ नियम ये है कि भैया अगर कोई हमारे पास सिस्टम है वो किसी हीट सोर्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर उसकी कोई कोष्टिका है, कोई सेल है, उसकी एनर्जी अगर E है, एनर्जी कितनी है, E है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, E की पावर माइनस का EI अपॉन KT पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जब भी कभी समानुपाती हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे कुछ भी, तो हमने कांस्टेंट लगा दिया कैपिटल A, नीचे लिख दिया वेयर A इज अ कांस्टेंट। ठीक भाई, ये शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में ही आएगा, तो आपको इसका प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे प्रूवमेंट, देखना भाई। सबसे पहले हमने लिखा डिडक्शन, मतलब जो है मेरे पास वही हम लिख के दिखाएंगे। देखो भाई माना किसी गैसीय सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल M है, कैपिटल N है। हमने एक सिस्टम मान लिया, क्योंकि सिस्टम से ही प्रूव करेंगे हम लोग, तो हमने एक सिस्टम मान लिया। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कैपिटल N है। टोटल एनर्जी कितनी है, कैपिटल E है। तो टोटल एनर्जी हमने कैपिटल E मान ली। थोड़ा सा गला आज खराब है तो थोड़ा मैनेज करिएगा भाई। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मान लिए हमने, कैपिटल N मान लिए। एनर्जी कितनी मान ली, E मान ली। ठीक, ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी के अकॉर्डिंग कई सेल्स में डिवाइडेड है, कि छोटे छोटे कोशिकाएं हैं उनमें डिवाइड है कि इतने मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर हैं, इतने मॉलिक्यूल इस कोशिका के अंदर, कोशिका नहीं कह रहा सर, कोष्टिका सर। ठीक है, यानी बॉक्स कह लो, सरल भाषा में समझो। तो ये इतने इसमें डिवाइडेड है, इतने इसमें, इतने इसमें, इतने इसमें, इस तरीके से भाई डिवाइडेड है। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम में अर्थात मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्टेट में मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुनो, गैस है भाई। ठीक है, अब गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड है कि भैया इतने मॉलिक्यूल्स यहां हैं। हमने क्या एक शब्द इस्तेमाल करा है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। जैसे मेरे कोचिंग में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लगभग 100% है। क्यों 100%? क्योंकि हम कहीं जाते नहीं है, सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं, कंटेंट पे ही काम करते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि भैया कहीं पे पाए जाने की संभावना, उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टेट कितनी, मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम भाई तब होगी जब हमें पता है कि ये यहीं पे है। तो हमने क्या कहा, जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में है, यानी इस बॉक्स के अंदर ये वाला मॉलिक्यूल है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 100% हो गई, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जब वो सब एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से है तो कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे होंगे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उस समय पर होगी भाई। ठीक, फिर हमने क्या लिखा कि मान लीजिए ये एक सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो हमने नाम दे दिया, ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है।
तो माना कि सेल्स 1, 2, 3 डैश 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 आई में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1, n2, n3 डैश 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 ni है तथा एनर्जी E1, E2, E3 डैश 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 EI है। बात खत्म हो गई। तो हमने लिखा तब माइक्रो स्टेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी जो अवस्थाएं हैं, n1 मान ली, n2 मान ली, n3 मान ली, डैश 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 ni मान ली, कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, प्रायिकता का फार्मूला होगा भाई, क्या फार्मूला होगा, W से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब देखो अपने पास मेरे भाई यहां देखो हमने साफ साफ लिखा हुआ है, माना किसी गैसीय सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, टोटल कैपिटल N है, कितने हैं, कैपिटल N है, तो ऊपर लिख दिया फैक्टोरियल N टोटल, ठीक है। और फिर भैया कितने में डिवाइडेड है, N1, N2, N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत सारी कोशिकाओं में सेल्स में डिवाइडेड है, तो उन सबको नीचे लिख दिया फैक्टोरियल N1, फैक्टोरियल N2 डैश 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 फैक्टोरियल Ni, या फिर ABCD जहां तक भी हो, N तक हो, I तक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने इस फार्मूले को, इस डेरिवेशन को यहीं से स्टार्ट करा कि भैया प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, W बराबर फैक्टोरियल N, यानी जो टोटल वाले हैं वो, प्लस जो सेल्स यानी कोशिकाओं के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो फैक्टोरियल N1, N2, N3, यहां पे 1 लिख लेना भाई, N1, N2 डैश डैश डैश, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी भाई, ठीक। अब हम क्या करेंगे देखना, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब ध्यान से समझना भाई, बिल्कुल आराम, बिल्कुल सरल रखने की कोशिश करेंगे, डरना नहीं मेरे भाई, कहते हम आपके साथ में। यहाँ देखो इस बात की गारंटी है, पेपर अच्छा करवा के छोड़ेंगे भाई, क्यों परेशान ले रहे हो, जरा देखो यहाँ पे। तो जब इसका लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग W आ जाएगा, और जब यहां लॉग लेंगे तो जरा देखना भाई, लॉग m अपॉन n बराबर होता है भैया लॉग m माइनस का लॉग n होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो लॉग का फार्मूला होता है मेरे भाई कि जब भी कभी लॉग में कुछ भी बटे में चल रहा होता है तो उसे माइनस में लिख देते हैं, लॉग m अपॉन n का मान होगा लॉग m माइनस का लॉग n हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने इसे लिख दिया लॉग m, और माइनस में आ जाएगा ये पूरा सिस्टम। देखो कैसे आएगा भाई, ध्यान से समझना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुनो भाई, इसलिए ऑन टेकिंग लॉग, लॉग ले लिया, इधर तो लॉग W आ गया, यहां आएगा लॉग m माइनस लॉग n। तो बताओ ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर लॉग n फैक्टोरियल चल रहा, तो लॉग n फैक्टोरियल आ गया, माइनस में पूरे नीचे वाले आ जाएंगे, तो सब माइनस वाले क्या आ जाएंगे, लॉग n1 फैक्टोरियल माइनस का लॉग n2 फैक्टोरियल डैश 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 लॉग ni फैक्टोरियल, इस तरीके से चीजें चलेंगी। फिर हमने क्या करा, यहां पर स्टर्लिंग थ्योरम लगाई। अब जरा ये क्या होती है समझो, सुनो, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, हमने बहुत आराम से यहां पे लिख दिया है कि अगर कभी भी log x फैक्टोरियल चल रहा है तो उसे आप क्या करोगे, x को पहले लिख लोगे, log x लिख दोगे, माइनस x लिख दोगे, फैक्टोरियल इससे खत्म हो जाता है मेरे भाई, तो सॉल्व करने में चीजें आसान हो जाती हैं। तो स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन जब लगाएंगे तो यहां चल रहा है log n फैक्टोरियल, तो भैया आगे क्या आ जाएगा, x यानी n आगे आ जाएगा, log n आ जाएगा, माइनस का n हो जाएगा। ऐसे ही इन सब में लगेगा n1 log n1 माइनस n1, n2 log n2 माइनस n2, इस तरीके से सारे मान आ गए भाई, ठीक। अब देखो करेंगे क्या, सबको पता है कि जब कभी भी मेरे भाई यहां से देखो, यहां पर माइनस चल रहा है, यहां पे माइनस चल रहा है, इस तरीके से पूरी चीजें चल रही हैं, तो इन सब से हमने माइनस को निकाल लिया कॉमन। जब सबसे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो सारे जुड़ने में आ जाएंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। अब आप बच्चे नहीं हो भाई, फाइनल ईयर में आपको पता है कि जो एडिशन सिंबल होता है, जो जोड़ने वाला होता है, उसे हम लोग सिग्मा से लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं, सिग्मा से। तो सब में से माइनस निकाल लिया बाहर, माइनस निकलने के बाद अब ये सब जुड़ने की फॉर्म में आ गए, देखो 1 2 3 4 5 I n यहां तक पहुंच गया भाई, ठीक है। तो जब सब जुड़ने की फॉर्म में आ गए तो क्या हो गया बताओ, तब यहां पे आ गया, देखो क्या हमने लगा दिया सिग्मा, ठीक। सिग्मा क्यों लगाया, मतलब 1 2 3, सिग्मा का मतलब ये होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरीके से। और यहां पे लिख दिया ni log ni माइनस का ni। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब यहां i की जगह पे 1 रखोगे तो देखो n1 log n1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 वाला टर्म आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 वाला टर्म आ जाएगा, यानी इस माइनस बाहर कॉमन निकाल लिया, मतलब माइनस अंदर भेज देंगे तो ये सारे टर्म हमें फिर से मिल जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो यहां पे आ गया डेल लॉग W। ध्यान से समझना, यहां पे बहुत कायदे की चीज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही आसान लेवल पे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n1 n2 ni तक, जहां पे n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है यानी कांस्टेंट है। तो सुनो, log W का आ गया होगा डेल log W हो गया, बराबर
हम कह रहे हैं n कांस्टेंट है, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांस्टेंट है। तो जब भैया n कांस्टेंट है तो यहाँ पे n log n, तो सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो लिख दिया, माइनस सिग्मा ऐसे ही लिखा रहा। अब यहाँ देखो ni चल रहा है और log ni चल रहा है, यहाँ पे दो मेरे भाई फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे बताओ, कैसे डिफरेंशिएशन करा करते थे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है बताओ, ni है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, लेकिन यहाँ x तो लिखा नहीं है, यहाँ पे ni लिखा, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डेल ni आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। प्लस फिर क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को उतार दिया log ni, और ni का कितना आ जाएगा, डेल ni आ गया, ठीक। माइनस आ गया, ni का कितना हो जाएगा, डेल ni हो जाएगा, यानी हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। ये वाला सिस्टम क्या हो गया, जीरो, क्योंकि टोटल जो मॉलिक्यूल है कैपिटल N वो कितने हैं, जीरो है मेरे भाई, ठीक। जब ये आ गया मेरे भाई, तब हमने अब यहां पर तीन कंडीशनें हम लोग लगाने वाले हैं। ध्यान से समझना भैया, ये कंडीशंस के ऊपर ही ये पूरा जो इनके जो लॉ है वो टिका हुआ है। क्या कंडीशन है भाई, कि इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था में है। अब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च के बराबर है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन बराबर है, रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। और जब रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं, इसका मतलब उनके वहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये यहीं पे मिलेंगे। जैसे मेरी जिंदगी अभी इक्विलिब्रियम में आ चुकी है कि हमें भटकना नहीं है कि हम ये कर लें वो कर लें, नहीं, इक्विलिब्रियम में हम आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था की भाई सुबह से शाम तक यहीं पढ़ाना है, तो इसका मतलब मेरे यहां पे मिलने की प्रोबेबिलिटी शायद 100% हो, बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या लिखा कि भाई प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, क्या इसमें कोई चेंज होगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज है नहीं, कहां मिलोगे, यहीं मिलेंगे, तो यानी इसका जो चेंज है वो जीरो होगा। तो हमने लिख दिया डेल डब्ल्यू का मान जीरो। डेल डब्ल्यू का मान जीरो का मतलब समझते हो कि डब्ल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी, डेल मतलब पर्यंत, यानी प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो डेल डब्ल्यू जीरो है, तो अगर डेल डब्ल्यू जीरो है तो भैया डेल लॉग डब्ल्यू भी जीरो होगा भाई, सीधी सी बात है। तो जब डेल लॉग डब्ल्यू जीरो, तो ये वाला पूरा पोर्शन हो गया भाई साहब जीरो, ये जीरो लिख दिया, बराबर लगाया, क्या बचा, माइनस बचा, सिग्मा बचा, ni कैंसिल हो जाएगा, डेल ni बचा, माइनस का डेल ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी आएगा log ni डेल ni, ठीक। तो माइनस का आ गया log ni डेल ni, ठीक। बराबर में क्या चल रहा है, जीरो, तो बराबर में जीरो आ गया। माइनस है भैया, जीरो के नीचे ले जाओगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो माइनस भी हटा दिया, एक कंडीशन बना ली, डेल log ni डेल ni बराबर जीरो मेरे भाई, ठीक। बिल्कुल आराम से कंडीशन बन गई, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी डाल देंगे, जो कठिन कठिन चीजें इन्हें देखना। बाकी पूरा एक कोर्स डिटेल में हम बना रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा लेट हो रहा है, भाई लेटेड कुछ नहीं हो रहा है, पूरा प्रॉपर तैयारी हम कर रहे हैं, मान के चलो 6-7 दिन लगेंगे, जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है पहले बना रहे हैं। सी बात थोड़ा सा हम लोग लेट है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्लीकेशन बीडी अकेडमी को आप डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें वहां पे डिटेल में लेके आएंगे, पेपर एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको करा रहे हैं। बाकी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे चैनल पे भी पब्लिक कर रहे हैं ताकि लोग देख पाए भाई, ठीक। तो टेलीग्राम पे भी इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, बीडी अकेडमी बीएससी पे। बाकी जो लोग यहां देख रहे हैं उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आराम से यहीं पे मिल जाएगी। अब देखना भाई, तो हमने कहा कि भाई कंडीशन फॉलो करा दी हमने कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है भाई, ठीक। ये हमने कंडीशन लगा दी। अब हमने कहा कि भाई इसके साथ दो कंडीशंस और फॉलो होंगी। क्या फॉलो होंगी, मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर कांस्टेंट होगा। अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, अरे n कांस्टेंट मान रखा है, तो अगर n कांस्टेंट है इसका मतलब सिग्मा n की वैल्यू क्या, इससे चाहे तो n लिखो चाहे सिग्मा n लिखो, बात अबे यार तुम लोग समझते नहीं, लो यहां देखो, सिग्मा n का मतलब क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, और सबको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भैया, कैपिटल N ही तो आएगा। तो यानी कैपिटल N की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है यानी उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा n की वैल्यू कितनी है, जीरो है भाई। और डेल्टा n को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेल्टा ni। डेल्टा ni का मतलब क्या है बता दो, डेल्टा ni का मतलब है कि भैया n1 प्लस n2 प्लस n3 यानी सबका जोड़ है मेरे भाई। तो इससे हमने सिग्मा डेल्टा ni की वैल्यू जीरो निकाल ली। समझ गया भाई कि n की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। एक दूसरी कंडीशन हमने लगाई कि जब भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, कोई जा नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, कोई भटक नहीं रहा, सब अपनी अपनी जगह पर रुके हुए, तो एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो हमने लिखा सिस्टम की टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, यानी कैपिटल ई की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हमने कैपिटल ई को कैसे लिखा, सिग्मा NiEi। NiEi क्यों लिखा भैया, जितने पहले मेरी एनर्जी N1EI, फिर दूसरे की एनर्जी N2EI, तीसरे की एनर्जी N3EI, तो सबको जोड़ोगे तो वो टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो भी क्या है भाई, कांस्टेंट है। इसे डेल, और कांस्टेंट है मतलब इसमें परिवर्तन जीरो हो रहा है,
है तो इसे डेल लगा के लिखेंगे तो डेल ई, या फिर ई तो भैया एनर्जी बाहर निकली, डेल एन आई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अपने पास ई आई डेल एन आई की वैल्यू 0 आ गई, बन नहीं है ये आई है सर, ठीक है। तो ई आई डेल एन आई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अपने पास 3 कंडीशनें हमने बना ली हल कर करा के। पहली कंडीशन प्रोबेबिलिटी का रिलेशन निकाली ये वाला, दूसरी भैया ये वाली निकाली, और तीसरी ये वाली निकाली, बस। अब दिक्कत यह है कि तीनों रिलेशंस आपस में कनेक्ट नहीं है भाई, तीनों इंडिपेंडेंट है। पहला रिलेशन अलग निकाल लिया, दूसरा अलग निकाल लिया, तीसरा अलग निकाल लिया। तो अगर इन तीनों को मिला के सॉल्व करना है भाई, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लैग्रेंजियन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन 2, 3, 4 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, फ्री है भैया, लेकिन अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है तथा इन्हें एक साथ इन्हें सेटिस्फाई करने के लिए लैग्रेंजियन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए करेंगे क्या भैया, इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अल्फा से गुणा कर देंगे, कांस्टेंट मान लेते हैं भैया, ये मेथड होता है। इस वाले में हम बीटा से गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, लो देखो भाई, इसके लिए हमने क्या लिख दिया, इसके लिए इक्वेशन 3 को अल्फा से, इक्वेशन 4 को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, ठीक। लो भैया, ये इक्वेशन 2 चल रही है, प्लस इसमें कौन जोड़ा बताओ, इसमें अल्फा से गुणा कर दी। अरे भाई लो ये देखो यार, रटने वाला कोई चक्कर नहीं, बताओ, इसमें अल्फा से गुणा कर दी, इसमें बीटा से गुणा कर दी, तो ये भैया इसमें अल्फा से गुणा हो गई, इसमें बीटा से गुणा हो गई। अब देखो इसमें सब में से देखो सिग्मा तो लगा ही हुआ है, बाहर सिग्मा लगा दिया, डेल एन आई सब में चल रहा, बाहर डेल एन आई कॉमन निकाल दिया, यहां बचा लॉग एन आई, यहां बचा अल्फा, यहां बचा बीटा ई आई, बराबर में क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब देखो यहां पे डेल एन आई की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, डेल एन आई भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अतः जो इसके मल्टीपल यानी जो इसके गुणांक होंगे वो 0 होंगे, ठीक भाई। तो इसके डेल एन आई के गुणांक में कौन चल रहा बताओ, लॉग एन आई प्लस अल्फा प्लस बीटा ई आई बराबर 0। तो हमने लिख दिया अतः लॉग एन आई प्लस अल्फा, यानी जो गुणांक में चल रहा था डेल एन आई के, वो हमने 0 रख दिया। 0 रखा, इसे उधर भेजा तो भैया पूरा हो गया माइनस का अल्फा प्लस बीटा आई, ठीक। पूरा ऐसे पूरा भेज दिया उधर, पूरा में कुछ लोग कहेंगे जो प्लस था माइनस क्यों नहीं कर दिया, अभी ब्रैकेट लगा हुआ भाई, फाइनल ईयर में इतना आपसे उम्मीद कर सकते हैं हम, ठीक है। उधर भेज दिया, जब हमने उधर भेजा भाई तो देखो क्या आया, यहां पे ये प्लस में था माइनस में हो गया। सबको पता है जब लॉग हटाते हैं तो उधर वाली वैल्यू जो है वो ई की पावर में चली जाती है। यहां से लॉग हटाया, ई की पावर क्या आ गया, माइनस अल्फा आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा बताओ, लो यहां पर भी तो माइनस आएगा भाई, ये देखो ऐसे करके, यहां पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, ये क्या आ जाएगा बताओ, ई की पावर क्या आ गया, माइनस अल्फा, और साथ में आ जाएगा ई की पावर माइनस का बीटा ई आई, ठीक भैया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों को अलग अलग कर दिया हमने, क्योंकि माइनस इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो अब बताओ क्या बचा, एन आई बचा, बराबर में ई की पावर माइनस का अल्फा बचा, और ई की पावर माइनस का बीटा ई आई बचा हुआ है। अब हमने क्या करा, हमने मान लिया कि जो ई की पावर माइनस अल्फा है उसका मान कितना है, कैपिटल ए है भाई। तो जब कैपिटल ए है तो इसकी जगह पे कैपिटल ए रख दिया, तो आ गया एन आई बराबर ए, ई की पावर माइनस का बीटा ई आई, ठीक। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मेरे भाई। तो बताओ इसका लॉ क्या था, यहां पे देखो सर क्या लॉ है बताओ, ये लॉ है कि एन, ये देखो माइनस में ही चल रहा था ना, नीचे माइनस छोड़ गया, सही कर लेना उसे। तो क्या है बताओ, एन आई बराबर ए, ई की पावर माइनस का ई आई अपॉन के टी होता है, जिसे हमें प्रूव करना था। तो इसके लिए देखो यही अपना आखिरी में प्रूव होके आ गया, क्या आ गया बताओ, ये आ गया देखो, एन आई बराबर ए, ई की पावर बीटा ई आई, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, एन आई बराबर ए, ई की पावर माइनस का ई आई अपान में के टी, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या, ये माइनस में आ गया भैया, ठीक। तो अपने पास प्रूवमेंट क्या आ गया बताओ, एन आई बराबर ए आ गया, ई आ गया, ठीक, ई आई भी आ गया, माइनस भी आ गया, बस भैया बटे में के टी चाहिए। तो हम यहाँ लगी यही प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी हम लिख के दिखा देंगे, क्या लिख के दिखा देंगे, जहां बीटा क्या है कांस्टेंट, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान के टी। तो अगर आप यहाँ बीटा की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, एन आई बराबर ए, ई की पावर माइनस तो चल ही रहा है, बीट ऊपर क्या आ जाएगा ई आई, और बटे में क्या आ जाएगा भाई, के टी आ जाएगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से जो अपना प्रूवमेंट था वो प्रूव होके आ गया। यहाँ पे माइनस ठीक कर लेना भाई, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और ये यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो जब यहाँ माइनस आएगा तो माइनस ऐसे चलेगा, बीटा एक कांस्टेंट, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपान के टी, और यहाँ पे हमने मान रख दिया, ये पूरा प्रूव हो गया सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको देखो इसमें कठिन क्या था, कुछ नहीं कठिन था। सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का रिलेशन इस्तेमाल करा, उसे रख दिया, फिर हमने 3 कंडीशनें लगाई, एक में अल्फा से गुणा करी, एक में बीटा से गुणा करी, उठा के मान रख दिए, सबको जोड़ा, हल करके ले आए मेरे भाई। अगर आप यहां भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो आप लिख के दिखा सकते हो कि अगर भैया इफ बीटा इक्वल टू कितना हो, 1 अपान के टी हो, तो भैया बीटा की जगह पे रख देंगे और आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में लॉन्ग में आ सकता है, पीडीएफ वगैरह में आप देख लेना। बाकी तुमने वीडियो जिन्होंने पूरी आखिरी तक देखी है उन्हें बता ही दिया है, नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी पूरा एक डिटेल कोर्स बना रहा, चाहो तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वरना यूट्यूब पे भी सारी अच्छी वीडियोस आप लेके आते रहेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।